नमस्कार दर्शकों, द ग्लोबल पावर शिफ्ट के इस विशेष खौफनाक और दुनिया को हिला देने वाले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। अगर आप सोच रहे हैं कि यह दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसे कल तक थी, तो इस मुगालते को अपने दिमाग से तुरंत निकाल फेंकिए। 30 जुलाई 2026 की इस काली और खौफनाक रात क्रेमलिन के भूमिगत कमांड सेंटर में एक ऐसा महाफैसला ले लिया गया है जिसने पेंटागन से लेकर के नाटो के ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर तक के जनरलों की रूह कपा दी है। मॉस्को के ऐतिहासिक स्टेट ड्यूमा से उठी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ललकार के महज कुछ ही घंटे बाद लाल सागर से लेकर के क्यू के आसमान तक और कैस्पियन सागर से लेकर के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस तक एक साथ तबाही का ऐसा महाबवंडर उठा है जिसने नाटो और अमेरिका के पूरे वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कल तक वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे कटोरा फैलाकर भीख मांग रहे थे, आज क्यू के किसी गहरे और अंधे मेट्रो स्टेशन के कोने में अपनी जान बचाने के लिए छिपने पर मजबूर है। पुतिन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने पूरे यूक्रेन को बारूद का ढेर बना दिया है। यही नहीं, नाटो का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 रूसी मिसाइलों के खौफ से आसमान में ही तकनीकी रूप से जलकर राख हो गया है और उसका पायलट जान बचाकर इजेक्ट कर गया। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम 18 पॉइंट से आपको समझाएंगे कि कैसे व्लादिमीर पुतिन अब पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाले परमाणु बटन के मुहाने पर खड़े हैं, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित पीस डील एक भद्दे मजाक में बदल चुकी है और कैसे नाटो की साम्राज्यवादी हेकड़ी अब अंतिम सांसें गिन रही है। दर्शकों, सबसे पहले बात उस तबाही की जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। क्यू के समय के मुताबिक गुरुवार तड़के जब पूरा यूरोप सो रहा था, तब रूसी वायुसेना के रणनीतिक बम वर्षक जहाजों और नोवर CX नौसैनिक अड्डे से एक 7 दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की ने हमले से ठीक कुछ घंटे पहले ही अपने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि रूस एक मैसिव अटैक यानी विशालकाय हमला करने वाला है और उनका यह डर कुछ ही देर में खौफनाक सच में बदल गया। क्यों ड्निप्रो, लिविव और क्रीवी जैसे प्रमुख यूक्रेनी शहर में एक के बाद एक कई शक्तिशाली धमाके, क्योंकि ओबोलान और स्वियाटोशिंस्की जिले में मिसाइल मलबे में भयंकर आग लग गई और सरकारी इमारतें धू धू कर जलने लगी। जो पोलैंड की सीमा से सटा हुआ है और जिसने नाटो अपना सुरक्षित गढ़ मानता था, वहां भी रूसी मिसाइलों ने 2 बड़ी बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इस महा हमले में कम से कम 7 लोगों की मारे जाने और दर्जनों की घायल होने की खबर है। क्योंकि मेयर विताली को खुद टीवी पर आकर लोगों से भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने की गुहार लगानी पड़ी, लेकिन इस रात की सबसे बड़ी और शर्मनाक खबर वह है जिसने नाटो के तथाकथित अजय हथियारों का जनाजा निकाल दिया। नीदरलैंड और डेनमार्क से यूक्रेन को खैरात में मिले अमेरिकी तकनीक के F-16 फाइटर जेट रूसी हवाई खतरों को रोकने के लिए आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन रूसी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का खौफ इतना भयंकर था कि 29 जुलाई को एक फ्रंटलाइन मिशन के दौरान एक F-16 विमान में हवा में ही भयंकर तकनीकी खराबी पैदा हो गई और वह ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिरकर जलकर खाक हो गया। पायलट को आखिरी सेकेंड में इजेक्ट करके अपनी जान बचानी पड़ी और नाटो और अमेरिका दांव ठोक रहे थे कि F-16 के आते ही युद्ध का पासा पलट जाएगा। आज उनका वह करोड़ों डॉलर का फाइटर जेट यूक्रेन के खेतों में राख का ढेर पड़ा है। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, बल्कि यह वाशिंगटन की सैन्य तकनीक का वो ऐतिहासिक जनाजा है जिसने पूरी दुनिया लाइव देख रही है।
जैसे ही रूसी मिसाइलों ने पोलैंड की सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शहर को निशाना बनाया, वैसे ही नाटो का तथाकथित सबसे मजबूत पूर्वी मोर्चा यानी पोलैंड मारे डर के कांपने लगा। पोलिश मिलिट्री कमांड को आनन फानन में अपने लड़ाकू विमान को आपातकालीन स्थिति में हवा में उड़ाना पड़ा और अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा। सोचिए दर्शकों, जो नाटो रूस को थका देने और हरा देने के लंबे चौड़े दावे करता था, आज जब रूस की मिसाइलें नाटो की दहलीज पे गिरती है तो नाटो के देश केवल अपने ही आसमान में चक्कर काटते रह जाते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि रूसी मिसाइलों को छू भी सके। यह पोलैंड और नाटो का वो खुला समर्पण है जिसने यह साबित कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन के सामने नाटो की हैसियत ताश के घर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा दृश्य बदलिए दर्शकों। इस भयंकर मिसाइल हमले से ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में क्या चल रहा था। यूक्रेन का तथाकथित राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एक बार फिर कटोरा लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने पहुंचा था। जेलेंस्की ने ट्रंप के पैरों में गिरकर अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइलों की भीख मांग रहे थे, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने जेलेंस्की की इस लाचारी का मजाक उड़ाते हुए केवल खोखले आश्वासन दिए। ट्रंप जो खुद को बहुत बड़ा डील मेकर कहते हैं और दावा करते थे कि 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, आज पुतिन के एक ही प्रहार से एक लाचार और अप्रासंगिक नेता बनकर रह गए हैं। जेलेंस्की व्हाइट हाउस की सीढ़ियों से खाली हाथ और जलील होकर लौटा और उधर मॉस्को में पुतिन ने बटन दबाकर यह बता दिया कि व्हाइट हाउस में बैठकर ली गई तस्वीरें रूस की मिसाइलों की रफ्तार नहीं रोक सकती। दर्शकों, जेलेंस्की ने वाशिंगटन पहुंचकर ट्रंप के सामने एक और रोना रोया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों का गुप्त डेटा निकालकर ईरान को दे रहा है ताकि ईरानी समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के इस गंभीर आरोप को भरे मीडिया के सामने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ट्रंप साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ऐसा कुछ कह रहा है। सोचिए दर्शकों, जेलेंस्की जिस अमेरिका के भरोसे कूद रहा है, उसी अमेरिका का राष्ट्रपति सार्वजनिक मंचों पर जेलेंस्की को झूठा और बेतुका साबित कर रहा है। ट्रंप की यह लाचारी और जेलेंस्की का यह सार्वजनिक अपमान दिखाता है कि पश्चिमी गठबंधन भीतर से कितना सड़ चुका है और पुतिन की रणनीतिक चालों ने इन्हें आपस में ही लड़ा दिया है। युद्ध का यह दायरा अब केवल यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर तक फैल चुका है। यूक्रेन की पागल हो चुकी सेना अपनी बौखलाहट में कैस्पियन सागर में तैर रहे एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें एक ईरानी नाविक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस और ईयू के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि यूक्रेन की इस आपराधिक हरकत को बिना कड़े जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। यूक्रेन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान और रूस के बीच पहले से ही मजबूत रणनीतिक गठबंधन है और कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमला करके जेलेंस्की ने तेहरान को सीधे इस युद्ध में रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर ढाने का न्योता दे दिया है। जब यूक्रेन युद्ध के मैदान में और आसमान में रूसी सेना का मुकाबला करने में पूरी तरह नाकाम हो गया दर्शकों, तो उसने और उसके पश्चिमी आकाओं ने वही किया जो वो हमेशा करते आया है। कायरतापूर्ण आतंकवादी रास्ते। रूस के ऐतिहासिक शहर तुला में रूस की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता कंपनी रशियन एयर ट्रांसपोर्ट लैबोरेटरी के संस्थापक और निर्देशक आंद्रेई चेरेजो पर एक अज्ञात हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। चेरेजो गंभीर रूप से घायल हो गए। रूसी अभियोजक इसी सीधी हत्या को कोशिश मानकर जांच कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी गुट और क्यू के आतंकी यह भूल गए हैं कि किसी एक वैज्ञानिक या
उद्यमी पर कायरतापूर्ण हमला करके वे रूस के विशाल मिलिट्री इंडस्ट्रीज मशीनरी को रोक नहीं सकते। इस हमले ने केवल रूसी सेना के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया है। दर्शकों, एक तरफ यूक्रेन की सैनिक सीमा पर गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्यू के हुक्मरान और मंत्री अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। हाल ही में बर्खास्त किए गए यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मायखाइलो ने यूनेस प्रवादा को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐसा बम फोड़ा है जिसने क्यू के भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोल दी है। फेडोरोव ने खुलासा किया कि उनके केवल 6 महीने के कार्यकाल के भीतर उन्हें इसलिए पद से हटा दिया गया क्योंकि वे सेना की खरीदारी और टेंडर सिस्टम में हो रहे अरबों डॉलर के घोटालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फेडोरोव ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के आसपास बैठे अधिकारियों और माफियाओं ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें बाहर कर दिया। सोचिए, अमेरिका और यूरोपीय करदाताओं का जो पैसा यूक्रेन को रक्षा के नाम पर दिया जा रहा है, उसे जेलेंस्की के करीबी अधिकारी आपस में बांटकर खा रहे हैं। अपनी राजनीतिक नाकामी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस के सुदूर आंतरिक क्षेत्रों में स्थित 2 विशाल तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने का दावा किया है। पर्म क्षेत्र में स्थित लुकोइल रिफाइनरी और रियाजान की रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन्स ने हमले की कोशिश की। इन दोनों रिफाइनरियों की संयुक्त क्षमता सालाना 22 करोड़ बैरल तेल से भी ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन की यह छोटी मोटी हरकतें रूस की विशाल अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं डाल पाई। इसके विपरीत रूस ने यूक्रेन के पूरे ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ही मलबे में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन का हर एक ड्रोन हमला उसके खुद के विनाश की गति को 10 गुना तेज कर रहा है। केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी रूस ने अपनी संप्रभुता की फौलादी दीवार खड़ी कर दी है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के अरबपतियों संस्थापक पावेल पर आंतरिक गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाते हुए उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया है। हालांकि 41 वर्षीय दुरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक अभद्र तस्वीर पोस्ट करके रूसी एजेंसियों को चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी पश्चिमी डिजिटल हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सितंबर में होने वाले रूसी संसदीय चुनावों से पहले क्रेमलिन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि रूस के भीतर कोई भी ऐप या विदेशी एजेंसी देश विरोधी गतिविधियों का जरिया नहीं बन सकती। अब बात करते हैं रूस के उस शेर की जिसकी एक दहाड़ से पूरा पश्चिम कांप उठता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की संघीय संसद स्टेट डूमा के 8वें कार्यकाल के सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने जो कहा उसने पूरी दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए। पुतिन ने कहा, पिछले 5 साल रूस के लिए बेहद कठिन और निर्णायक रहे हैं, लेकिन हमारी जनता ने एकजुट होकर अपनी संप्रभुता की रक्षा की है। पुतिन ने आंकड़े सामने रखते हुए पश्चिमी देशों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारा कि 2022 से पश्चिमी ने रूस पर 18,000 से ज्यादा अवैध प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था ढहने के बजाय यूरोप से भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पुतिन ने साफ कहा कि पश्चिम का रूसोफोबिया पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और रूस अपने हर एक लक्ष्य को हासिल करके ही रहेगा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर जो ब्लैक ब्रीफकेस रखा रहता है उसमें मौजूद परमाणु बटन इस वक्त सक्रिय स्थिति में है। पुतिन ने बार बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर नाटो ने अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश की या रूस के अस्तित्व पर कोई बड़ा खतरा पैदा किया तो रूस अपनी सामरिक परमाणु क्षमताओं और अत्याधुनिक ओरेश्रिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने में 1 सेकंड का भी संकोच नहीं करेगा। ओरेश्रिक वह मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसकी गति 10 मैक से अधिक है और यह पूरे ब्रुसेल्स या लंदन को कुछ ही मिनटों में भाप बनाकर उड़ा सकती है। पुतिन को हराने का सपना देखने वाले यूरोप आज खुद भुखमरी और मंदी की कगार पर खड़ा है।
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने रूस से सस्ती गैस और तेल का आयात बंद कर दिया था, आज भयंकर ऊर्जा संकट और ऐतिहासिक महंगाई से जूझ रहे हैं। यूरोपीय देशों के नागरिक सड़कों पर उतरकर अपने ही सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोप के कारखाने बंद हो गए हैं, जबकि रूस अपने तेल और गैस को भारत, चीन और ग्लोबल साउथ के देशों को बेचकर अरबों डॉलर का राजस्व कमा रहा है। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और आज वे पुतिन के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ चुके हैं। वाशिंगटन और लंदन का मानना था कि वे पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ खड़ा कर देंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के रणनीतिक दिमाग ने पश्चिम के इस एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज ग्लोबल साउथ का हर प्रमुख देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो, ब्राजील हो या सऊदी अरब, रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्रिक्स संगठन आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, जिसने अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया है। दुनिया के 80% आबादी आज रूस के रुख का समर्थन कर रही है और पश्चिम अपनी ही बनाई 12% की दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। युद्ध के मैदान की जमीनी हकीकत यह है कि यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं बचे। जेलेंस्की की क्रूर पुलिस सड़कों से जबरन 18 साल के बच्चों और 60 साल के बुजुर्गों को उठाकर जंग के मैदान में भेज रही है, जहां रूसी तोपखाना और ड्रोन्स उन्हें मिनटों में खत्म कर देते हैं। डोनबास और यूक्रेन के शहरों के मोर्चे पर रूसी सेना हर दिन नए इलाकों पर कब्जा कर रही है और यूक्रेनी सैनिक अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नाटो ने यूक्रेनी युवाओं को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया है और जब यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है तो नाटो हाथ झाड़कर पीछे हट रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की की जो टीवी स्क्रीन पर एक कॉमेडियन की तरह अभिनय करते करते यूक्रेन का राष्ट्रपति बन बैठा था, आज इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बनकर उभर चुका है। जेलेंस्की ने अपने ही देश की एक पूरी पीढ़ी को अमेरिका के इशारे पर मौत के मुंह में धकेल दिया। आज क्योंकि राजनीतिक गलियारों और सैन्य कमान के भीतर जेलेंस्की के खिलाफ भयंकर असंतोष और बगावत की लहर चल रही है। यूक्रेनी सेना के जनरल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जंग को तुरंत नहीं रोका गया तो पूरा यूक्रेन नक्शे से मिट जाएगा। जेलेंस्की की तानाशाही का अंत अब बेहद करीब है और बहुत जल्द, क्योंकि सड़कों पर जनता उसे उसकी औकात दिखाएगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार दोहराया है कि रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के सभी प्राथमिक लक्ष्यों, यूक्रेन का पूर्ण विसैन्यीकरण और गैर नाजीकरण और नाटो के विस्तार को अपनी सीमाओं से हमेशा के लिए दूर रखने को हासिल करेगा। रूस अपने ही नई संवैधानिक सीमाओं डोनबास, जापोरिजिया, खिर्सान और क्रीमिया पर कई समझौते नहीं करेगा। पुतिन की यह फौलादी नीति यह साबित करती है कि रूस कोई कागजी शेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासाम्राज्य है जो अपनी संप्रभुता के लिए पूरी दुनिया से टकराने को मादा रखता है। 21वीं सदी की इस ऐतिहासिक जंग ने यह साबित कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन आधुनिक दुनिया के सबसे चतुर, शक्तिशाली और निडर जननायक पश्चिमी ने पुतिन को अलग थलग करने, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन पुतिन हर एक संकट से पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरे। आज जब मासों की मिसाइलें गरजती हैं तो वाशिंगटन से लेकर के लंदन तक सन्नाटा छा जाता है। पुतिन ने न केवल रूस की अस्मिता को बचाना है, बल्कि अमेरिका के एक ध्रुवीय आधिपत्य को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है। दर्शकों, ये है आज की वो खौफनाक और जमीनी हकीकत जिसे पश्चिमी मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि सड़कों पर गिरती रूसी मिसाइलें, आसमान से जड़कर गिरता अमेरिकी F-16 फाइटर जेट, वाशिंगटन में भीख मांगता जेलेंस्की और बेबस नजर आते डोनाल्ड ट्रंप, ये सब इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जंग का अंतिम नतीजा अब तय हो चुका है। अगर पश्चिमी देशों ने अपनी नादानी बंद नहीं की और व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइंस को पार करने की कोशिश की तो पुतिन का वह एक बटन पूरे यूरोप और नाटो के उस इतिहास के पन्ने में दफना देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता
नहीं होगा। दुनिया में शांति केवल और केवल मासों की शर्तों पर ही स्थापित होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे उस भयंकर, विनाशकारी और अंतहीन युद्ध की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई सालों से लगातार चल रही ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक और बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ पहुंची है, जहां हर बीतता दिन तबाही, बर्बादी और सिर्फ डर की नई तस्वीरें लेकर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, कूटनीतिक रास्ते तलाशने के लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध का मैदान रोज नए बारूद से धधक रहा है और बेगुनाह लोग अपनी जान देकर इसी भारी कीमत जो है वो चुका रहे हैं। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत ही भीषण, घातक और रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध हमला किया है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े और प्रमुख शहरों को पूरी तरह से दहला चुकी हैं। आसमान से बरसती क्रूज मिसाइलों और अति आधुनिक तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक ही झटके में कई रिहायशी इलाकों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक इमारतों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी, चीख पुकार, दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। सड़कों पर गूंजते सायरन की भयानक आवाजें, आसमान में तैरता काले धुएं का गुबार और मलबे में तब्दील होती ऊंची ऊंची इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां के हालात कितने भयानक हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस भयंकर मिसाइल हमले से ठीक कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद पूरी दुनिया के सामने आकर इस बात की आशंका जताई थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर चेतावनी जारी की थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना एक बहुत बड़े और सिलसिलेवार हमले की पूरी पटकथा लिख चुके हैं और आज रात कुछ बहुत ही खौफनाक और जानलेवा होने वाला है। और वही हुआ। ज़ेलेंस्की की जताई हुई आशंका 100% सच साबित हुई। रात के सन्नाटे में रूस की तरफ से एक साथ दर्जनों घातक मिसाइलें दागी गई। इन हमलों ने केवल राजधानी कीव को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के डिनिप्रो और क्रीवी रेह जैसे बेहद अहम औद्योगिक, आर्थिक और रणनीतिक शहरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कीव के स्थानीय सैन्य प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताजा हमले में राजधानी कीव में कम से कम एक नागरिक की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई रिहायशी इमारतों की खिड़कियां उड़ गई, गाड़ियों में आग लग गई और मुख्य पावर ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी वायुसेना ने हमले के तुरंत बाद पूरे घटनाक्रम का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि रूस ने अपनी लंबी दूरी के रणनीतिक बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल करते हुए हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों की कई लहरें एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ भेजी। पहली लहर के तुरंत बाद ही पूरे कीव में एयर डिफेंस सायरन बज उठे और यूक्रेनी सेना की एयर डिफेंस मिसाइलें रूस मिसाइलों का हवा में ही मार गिराने की कोशिश करने लगी। लेकिन चारों तरफ धमाकों की आवाजें आने लगी और आसमान बारूद की रोशनी से भर गया। लेकिन मुसीबत यहां खत्म नहीं हुई। क्रूज मिसाइलों की शुरुआती लहर के ठीक बाद यूक्रेनी वायुसेना को अपने रडार पर एक और बहुत बड़ा खतरा दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन चेतावनी जारी की कि और भी ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें बेहद तेज रफ्तार से कीव शहर की तरफ बढ़ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम में हवा में ही रोक पाना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है और यही वजह थी कि चेतावनी जारी होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया और लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए कीव के मेयर ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए शहर के सभी नागरिकों से भावुक अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमलों का खतरा अभी टला नहीं है, स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक बनी हुई है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जो जहां भी है बिना एक सेकंड का वक्त गवाए तुरंत पास के बम शेल्टरों, बेसमेंटों या अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में चले जाएं और जब तक सेना की तरफ से ऑल क्लियर का सिग्नल ना मिल जाए तब तक वहीं सुरक्षित रहे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अचानक रूस ने इतना बड़ा और तेज हमला क्यों किया? इस हमले की टाइमिंग और इसका असली मकसद क्या है? दरअसल इस हमले से कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट बयान दिया था। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे रूस के इस विशेष सैन्य अभियान को पूरी तरह से सही ठहराया था। पुतिन ने कड़े और सख्त लहजे में कहा था कि रूस ने अपने लिए जो भी रणनीतिक और सैन्य लक्ष्य तय किए हैं वो उन सभी लक्ष्यों को हर हाल में हासिल करके रहेगा।
उनके इस बयान का सीधा संदेश यही था कि जब तक रूस की शर्तें पूरी नहीं होती और यूक्रेन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं। अब जरा उस ट्वीट और आधिकारिक बयान पर गौर करते हैं जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले से ठीक पहले दुनिया के सामने रखा था। जेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेनी एयरफोर्स के कमांडर अनातोली क्रिवोन्स्को ने उन्हें एक बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रूसी सेना पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़े और विनाशकारी हमले की तैयारी कर रही थी और इस बात की 99% संभावना है कि आज ही की रात वो हमला किया जाए। जेलेंस्की का ये ट्वीट केवल अपने लोगों को सावधान करने के लिए नहीं था, बल्कि ये पश्चिमी देशों और अमेरिका के लिए एक सीधा गुहार, चेतावनी और दबाव का जरिया भी था। उन्होंने अपने संदेश में बहुत ही तीखे और सीधे शब्दों में लिखा कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे सहयोगी देश पूरी तरह से समझें कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाना सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे साथी देश एयर डिफेंस मिसाइलों और आधुनिक हथियारों के साथ हमारी मदद करने के लिए कितने तत्पर हैं या वो इसमें देरी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने बिना किसी झिझक के अमेरिका और उन यूरोपीय देशों का नाम लिया जिनके पास आधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास वो रक्षात्मक प्रणाली मौजूद है जो हमारे आसमान को रूस की मिसाइलों से बचा सकती है। हर एक सहयोगी देश बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त यूक्रेन को किस चीज की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है और वो ये भी जानते हैं कि हथियारों की सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी का क्या खौफनाक और जानलेवा नतीजा हो सकता है। उन्होंने अंत में अपने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आज रात पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट का पूरी मुस्तैदी से पालन करें और अपनी जान की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। लेकिन अफसोस कि जेलेंस्की की इस गुहार के बावजूद रूसी मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जमीनी ठिकानों से टकरा गईं और चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़े और कड़वे सच से रूबरू कराता है। ये जंग अब सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच की सीमा विवाद या जमीन के टुकड़े की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई। ये रूस और नाटो समर्थित यूक्रेन के बीच एक बहुत बड़ा और खतरनाक छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। एक तरफ रूस है जो अपने विशाल सैन्य ताकत, आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपार प्राकृतिक संसाधनों के दम पर यूक्रेन को पूरी तरह से पंगु बना देना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकानों और बड़े निर्णय लेने वाले प्रशासनिक केंद्रों को पूरी तरह तबाह करना है ताकि यूक्रेन दबाव में आकर बातचीत की मेज पर उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं जो अपनी पूरी ताकत से मैदान में टिके हुए हैं, लेकिन उनकी ये ताकत काफी हद तक पश्चिमी देशों से मिलने वाली अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से उन्हें मिसाइलें, टैंक, गोला बारूद और वित्तीय सहायता ना मिले तो यूक्रेन के लिए इतने विशाल और शक्तिशाली देश का सामना लंबे समय तक कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इस ताजा हमले ने पश्चिमी देशों के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। यदि वो यूक्रेन को और ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें और लंबी दूरी के खतरनाक हथियार देते हैं तो रूस इसे सीधे अपने खिलाफ नाटो का सीधा युद्ध मानेगा और इससे पूरे यूरोप में एक भयंकर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। और अगर वो मदद में देरी करते हैं या धीरे धीरे मदद से पीछे हटते हैं तो यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। रूसी मिसाइलों के पास इस ताजा प्रकोप से भी ये साफ हो गया है कि पुतिन अपने रुख से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूस की सैन्य क्षमता में कोई भी कमी नहीं आई है। वो जब चाहे जहां चाहे यूक्रेन के किसी भी शहर को अपनी मिसाइलों का निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल हमले के बाद पूरे मध्य और पूर्वी यूरोप में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया है। कीव, डिनप्रो और क्रीवी रे जैसे शहरों में बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। कड़ाके की ठंड के बीच बिजली, पानी और हीटिंग की सप्लाई ठप हो चुकी है, जिससे आम नागरिकों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण ठंड और आसमान से बरसती मिसाइलों के खौफ के बीच बेगुनाह लोग अपने ही देश में दर दर भटकने और शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। अब आइए इस युद्ध के वैश्विक और आर्थिक पहलुओं पर भी थोड़ा गहराई से ध्यान देते हैं। जब भी रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष उग्र रूप लेता है, इसका सीधा और भयंकर असर पूरी दुनिया के देशों पर पड़ता है। यूक्रेन को यूरोप का अन्न का कटोरा माना जाता है, जहां गेहूं और सूरजमुखी की भारी मात्रा में उत्पादन होती है और रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है।
जब कीव और अन्य शहरों पर मिसाइलें गिरती हैं तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह प्रभावित और ठप हो जाती है। इसके कारण पेट्रोल, डीजल, सप्लाई गैस, रसोई गैस और खाने पीने की जरूरी चीजें, इनके दाम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों की भी आम जनता पर महंगाई का भारी बोझ पड़ता है। इसके साथ ही इस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस संघर्ष को रोकने में पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रही हैं। सुरक्षा परिषद में रूस के पास वीटो पावर होने के कारण उसके खिलाफ कोई भी सख्त प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, जिससे वैश्विक शांति स्थापित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की सीमाएं पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हैं। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि उनके पास एयर डिफेंस मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। पैट्रियट जैसी मिसाइलें बेहद महंगी, जटिल और आधुनिक होती हैं, जिन्हें बनाने और सप्लाई करने में काफी समय लगता है। रूस इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है और यही वजह है कि वो एक साथ दर्जनों सस्ती मिसाइलें और ड्रोन दागता है ताकि यूक्रेन की महंगी और सीमित एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो जाएं और बाद में रूस आसानी से बड़े और अहम ठिकानों को तबाह कर सके। सैन्य भाषा में इसे वॉर ऑफ एक्सटेंशन यानी थका देने वाला युद्ध कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के अंदर आम नागरिकों की स्थिति लगातार चिंताजनक और दयनीय होती जा रही है। युद्ध के कारण लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। जो लोग देश के भीतर बचे हुए हैं उन्हें रोज सुबह एयर रेड सायरन के खौफनाक शोर के साथ उठना पड़ता है और रातों के ठंडे बम शेल्टरों में गुजारनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पूरी तरह अधर में लटक चुका है और देश का स्वास्थ्य प्रशासन घायलों के इलाज के भारी दबाव में दिन रात काम कर रहा है। अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत होने लगी है और डॉक्टरों को 24 घंटे बिना सोए घायलों का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। कीव की सबवे और अंडरग्राउंड ट्रेन पटरियां अब केवल यातायात का साधन नहीं रही, बल्कि हजारों परिवारों के लिए रात बिताने का इकलौता सहारा बन चुकी हैं। छोटे बच्चों को खिलौने के बजाय मिसाइल सायरन की आवाज सुनकर शेल्टर की ओर भागने की आदत डालनी पड़ रही है, जो कि सदी के सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी मानी जा सकती है। इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि रूस इस समय अपनी सैन्य उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा चुका है। पाश्चात्य प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को वॉर मोड यानी युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। कारखानों में दिन रात मिसाइलें, ड्रोन और गोला बारूद तैयार किए जा रहे हैं। रूस ने अपने पुराने सोवियत युग के हथियारों का आधुनिकीकरण करके उन्हें गाइडेंस सिस्टम से लैस किया, जिससे वो कम लागत में ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में भी अब यूक्रेन युद्ध को लेकर जनता का धैर्य धीरे धीरे दबाव दे रहा है। यूरोप और अमेरिका के आम करदाता अब अपने राजनेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि उनके टैक्स का खरबों रुपया यूक्रेन को हथियारों के रूप में क्यों भेजा जा रहा है, जबकि उनके अपने देशों में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस वजह से पश्चिमी देशों की सरकारों पर भी अब ये दबाव बढ़ रहा है कि वो इस युद्ध को जारी रखने के बजाय किसी कूटनीतिक समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। इन सबके बीच ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि विश्व राजनीति किस दिशा में मुड़ती है। वाशिंगटन और अन्य यूरोपीय राजधानियों में होने वाले राजनीतिक निर्णय ही ये तय करेंगे कि यूक्रेन को आगे कितनी सैन्य फंडिंग और हथियार मिलते रहेंगे। अगर पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद की रफ्तार धीमी पड़ती है तो जेलेंस्की और उनकी सेना के लिए अग्रिम मोर्चों पर टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रूसी जनरलों की रणनीति अब केवल सैन्य ठिकानों को तबाह करने की नहीं, बल्कि यूक्रेन की जनता को उनके मनोबल को तोड़ने की भी है। जब शहरों में लगातार बिजली नहीं रहेगी, पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी और कड़ाके की ठंड में घर ठंडे पड़ जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता में हताशा फैलेगी। रूस चाहता है कि यूक्रेन की आवाम स्वयं अपनी सरकार पर युद्ध रोकने और बातचीत की मेज पर आने का दबाव बनाए, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि यूक्रेन अपनी 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देगा। ज़ेलेंस्की का मानना है कि किसी भी प्रकार का समझौता केवल पुतिन को कुछ समय की राहत देगा, जिसके बाद रूस और अधिक शक्तिशाली होकर दोबारा आक्रमण कर सकता है। यही कारण है कि वो लगातार बिना शर्त पूर्ण सैन्य सहायता की मांग कर रहे हैं। निष्कर्ष तौर पर कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर हुआ ये ताजा मिसाइल हमला इस बात की बहुत बड़ी चेतावनी है कि यह संघर्ष निकट भविष्य में शांत होने वाला नहीं है। ये युद्ध केवल 2 सेनाओं या 2 राष्ट्रों के बीच का मुकाबला नहीं, बल्कि ये आधुनिक कूटनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम मानवीय जीवन पर एक बहुत बड़ा आघात है। आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। आपकी इस स्थिति में इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।